नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कक्षा 10th की जो हमारी साइंस है उसका चैप्टर नंबर 2। देखिए चैप्टर 2 का हमारा जो नाम है वो है अम्ल, क्षारक एवं लवण। यानी इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक मुख्य रूप से समझने हैं। सबसे पहले हम अम्ल के बारे में सीखेंगे, फिर क्षार और फिर लवण। तो सबसे पहले जानते हैं अम्ल के बारे में। देखिए अम्ल क्या होता है। तो अम्ल अगर मैं आपको सबसे पहले साधारण भाषा में समझाऊं तो मैं इस तरीके से बताऊंगा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। या और सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। या एक परिभाषा और दी जाती है कि वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है अम्ल कहलाते हैं। लेकिन ये परिभाषा अपनी जगह बेस्ट है, बट केमिस्ट्री के अनुसार सबसे जो बढ़िया परिभाषा मानी जाती है वो ये है। क्या है देखिए मैं समझाता हूं आपको। यानी वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, जल में घुलने पर कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन अम्ल कहलाते हैं। तो रसायन विज्ञान के अनुसार सबसे बेस्ट है कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो देखिए किस तरीके से, जैसे ये HCl है, ये हमारा अम्ल है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम इसको ब्रेक करते हैं जलीय में तो किस तरीके से ब्रेक होता है? हाइड्रोजन आयन यानी H आयन और प्लस Cl आयन यानी Cl के माइनस। तो इस तरीके से ये ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वे पदार्थ जल में घुलने पर H आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके उदाहरण जान लेते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है HCl, यानी इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको बता दें जितनी भी घरों में जो बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी या बड़े बड़े बैटरी जो होते हैं, उन सब में जो तेजाब भरा जाता है वो यही होता है। कौन सा? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल जो होता है वो छिड़के में होता है। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था, घर में जो छिड़का बनाते हैं हम जिसको सिरका कहते हैं वो क्या होता है? एसिटिक अम्ल। तो अम्ल के 3 उदाहरण हमने जान लिए। नंबर 1 HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीसरा है CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। देखिए अब हम जानते हैं अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में। तो अम्लों के रासायनिक गुण देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं धातु से क्रिया। तो जब किसी भी अम्ल की क्रिया किसी धातु से कराई जाती है तो हमेशा हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये अम्लों का गुण है। गुण मतलब उनकी क्वालिटी है कि यदि हम अम्ल की क्रिया किसी धातु से कराएं तो हमें क्या मिलेगा? लवण मिलेगा और मिलेगी हाइड्रोजन गैस। आइए देखिए उदाहरण समझते हैं कैसे। जैसे ये है 2HCl, ये एक अम्ल है, और ये हमारी Zn, ये क्या है? एक धातु यानी जिंक। तो हमने अम्ल की क्रिया किनसे करा दी? धातु से। तो देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ? ZnCl2 यानी ये एक लवण प्राप्त हो गया, और प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गई। ठीक है, तो जब अम्ल की क्रिया किनसे कराएंगे? धातु से। तो क्या मिलेगा? लवण मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यहाँ से एक सवाल विकल्प में देखिए कैसे पूछा जाता है। कई बार विकल्प में सवाल आता है कि जब किसी अम्ल की क्रिया धातु से कराते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, और कई सारे ऑप्शन हमें दे दिए जाते हैं। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन गैस। अब देखिए दूसरा रासायनिक गुण। दूसरा रासायनिक गुण है हमारा धातु कार्बोनेट से क्रिया। यानी जब किसी अम्ल की क्रिया किसी धातु के कार्बोनेट से कराई जाती है तो देखिए हमें 3 चीजें प्राप्त होती हैं। क्या क्या प्राप्त होता है? सबसे पहले हमें लवण प्राप्त होता है, फिर CO2 गैस, और फिर हमें मिलता है जल। आइए देखिए उदाहरण में समझते हैं कैसे। देखिए ये है 2HCl यानी हमारा एक अम्ल है। ये है Na2CO3, ये हमारी सोडियम धातु का क्या है? कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हम इसे बोलते हैं। और फिर क्या बन जाता है? NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड जो कि लवण है। और क्या मिलता है हमें? CO2, और हमें मिलता है जल। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब अम्ल की क्रिया धातु से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, और हमें जल प्राप्त होता है। अब देखिए इसका तीसरा जो रासायनिक गुण है वो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। यानी जब किसी अम्ल की क्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराई जाती है तब हमें मिलता है लवण, CO2 गैस, और हमें प्राप्त होता है जल। देखिए उदाहरण में समझते हैं कैसे। जी ये है देखिए HCl यानी हमारा ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये है NaCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये धातु का कार्बोनेट हो गया, धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी। और फिर हमें क्या प्राप्त हुआ? NaCl
ये हमारा क्या है, एक लवण है, इसी को तो हम नमक बोलते हैं, और ये क्या है हमारी CO2 और ये है जल। तो अब हम समझ गए कि जब अम्ल की क्रिया किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं तब हमें लवण प्राप्त होता है और CO2 प्राप्त होती है और H2 प्राप्त होता है। अब देखिए चौथा, हम इसमें सीखेंगे क्षार से क्रिया। जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराई जाती है, तो पहले मैं आपको बता दूं, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए क्या है कि जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराई जाती है तब हमें लवण प्राप्त होता है तथा जल प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इतनी समझ में आ गई? उदाहरण देखिए, समझते हैं कैसे। देखिए ये है HCl, आप जानते हैं ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक अम्ल है। ये है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है, एक क्षार है। अब देखिए इन्होंने क्रिया होती कैसे है। ये जो Na दिख रहा है, ये Na क्रिया कर लेता है Cl के साथ, तो यहां से बन जाता है NaCl। क्या बन जाता है? NaCl, जो कि एक लवण है। यही तो नमक होता है हम जो घरों में इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के लिए, खाना वगैरह बनाने में, ये वही नमक है हमारा। ठीक है, नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। और देखिए ये जो H बचा, ये किसके साथ क्रिया करता है? OH के साथ, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? H2O। तो अब हम समझ गए कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है? लवण मिलता है और जल मिलता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या भी कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए अब हम समझते हैं कि जो अम्ल हैं कुछ प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर। तो यहाँ से जानेंगे हम कि अम्ल के कुछ प्राकृतिक स्रोत देखिए कौन कौन से हैं, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए सिरका। तो सिरके में जो होता है वो पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अब हम देखें संतरा, तो संतरे के अंदर पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। मैं आपको बता दूं जितने भी खट्टे पदार्थ लगभग होते हैं, जो फल होते हैं, उनमें सब में सिट्रिक अम्ल रहता है। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ये कई बार विकल्प में पूछ लिए जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। जैसे देखिए ऑप्शन कैसे बन जाएगा, मान लीजिए एक ऑप्शन बनाना हो मुझे, तो मैं कहूंगा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल इमली में पाया जाता है, और 4 ऑप्शन दे देंगे, तो कौन सा सही होगा? टार्टरिक अम्ल। आप इसे याद कर लीजिए। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, खट्टे दूध में या दही में, इनमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। और नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। मैंने बताया था खट्टे वाले जितने भी फल होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, इन सब में क्या रहता है? सिट्रिक अम्ल रहता है। अब देखिए चींटी का डंक, जो नॉर्मल वाली चींटी जो होती है उसके अंदर तो पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। आप ध्यान रखें, जो नॉर्मल चींटी होती है सादा वाली, उसके अंदर कौन सा पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। और जो लाल चींटी होती है खतरनाक वाली लाल कलर की, उसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। ये थोड़ी ज्यादा कष्टदायक होती है, जैसा आपको अगर नॉर्मल चींटी काट ले तो उतनी तकलीफ नहीं होगी, जबकि लाल वाली अगर चींटी काट लेती है तो हमें दिक्कत ज्यादा फील होती है। तो ध्यान रखेंगे, केवल अगर ये कह के आए कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप आंसर लगाएंगे मेथेनोइक अम्ल। और अगर प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप लिखोगे फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, आइए देखिए नेटल के डंक में। अब ये नेटल क्या होता है? नेटल एक जंगली पौधा होता है जिसके पत्ते में बहुत नुकीले कांटे जैसे निकले हुए होते हैं, और अगर वो छिद जाए ना तो ऐसा फील होता है जैसे हमें किसी चींटी ने काट लिया, ततैया ने काट लिया हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो नेटल के डंक में क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। अब देखिए सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। सेब के अंदर कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि लाल चींटी में कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। और जो बिच्छू होते हैं उनमें भी कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। तो ये कुछ हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। देखिए अब हम सीखते हैं क्षार के बारे में। आइए देखिए क्षार क्या है। इसको क्षार या क्षारक एक ही बात होती है, इंग्लिश में कहते हैं इसको बेस। देखिए फिर वही बता दूं, सबसे पहले मैं सिंपल भाषा में अगर बताऊं क्षार के बारे में तो मैं कहूंगा कि वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा या कसैला। अब आप कहोगे सर कसैला स्वाद कैसा है? देखिए आपके सबके घरों में कपड़ा धोने के लिए कोई ना कोई साबुन इस्तेमाल होता होगा या सर्फ इस्तेमाल होता होगा। वैसे मैं कहूंगा नहीं, लेकिन आप फिर भी अगर उसका अनुभव लेना चाहें तो जो कपड़ा धोने का साबुन है आप उसे हल्का सा चक्कर देख लें अपनी जीभ पे लगा के, तो उसका जो टेस्ट बनेगा वही टेस्ट कहलाता है कसैला। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले क्या कहा जाता है कि वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा या
कसैला होता है क्षार कहलाते हैं। ये हो गई सिंपल भाषा में। या हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की परिभाषा दी जाती है सिंपल भाषा में। लेकिन रसायन विज्ञान के अनुसार जो परिभाषा है, अब देखिए उसे जानते हैं। तो वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं यानी OH आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। सबसे बेस्ट और सिंपल परिभाषा मानी जाती है अकॉर्डिंग टू रसायन विज्ञान। तो देखिए कैसे, जैसे ये है हमारा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। तो ये किस तरीके से टूटता है? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरा एग्जाम्पल है CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे कुछ उदाहरण है किसके? क्षार के। अब देखिए हम सीखते हैं क्षारों के रासायनिक गुण कि आखिरकार कौन कौन से रासायनिक गुण क्षारों के अंदर होते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम जानते हैं धातु से क्रिया। देखिए जिस प्रकार हमने अम्ल के रासायनिक गुण सीखे थे, लगभग ठीक उसी प्रकार से क्षारों के रासायनिक गुण हैं। तो सबसे पहले धातु से क्रिया, यानी जब किसी क्षार की क्रिया किसी धातु से कराई जाती है तब हमें लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे ये है 2NaOH, ये एक क्षार है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है हमारी जिंक यानी ये एक धातु है। तो क्षार की क्रिया कैसे हो रही है? धातु से। अब देखिए क्या बनता है यहाँ पे, ये है Na2ZnO2, तो ये मिल गया हमारा एक हमें लवण। और क्या प्राप्त हुआ हमें? हाइड्रोजन गैस। तो इसीलिए यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज है कि जब किसी क्षार की क्रिया धातु से कराते हैं तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। आइए देखिए दूसरा, इसमें है अधातु ऑक्साइड से क्रिया, यानी जब किसी क्षार की क्रिया किसी अधातु के ऑक्साइड से कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है। देखिए, तो जब किसी क्षार की क्रिया किसी धातु ऑक्साइड से कराई जाती है तब हमें लवण और जल प्राप्त होता है। देखिए कैसे, जैसे ये है CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा एक क्षार का काम करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। और ये है CO2, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यानी कार्बन का ऑक्साइड है ये, अर्थात अधातु है हमारी कार्बन, तो इसका ऑक्साइड है ये। तो क्या मिल रहा है हमें? CaCO3 मिलता है और क्या मिलता है? जल। तो ये हमने दो रासायनिक गुण यहाँ पर सीख लिए किसके? क्षारों के। देखिए अब हम जानते हैं पीएच मान के बारे में। आइए समझते हैं पीएच मान क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि किसी भी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के लघुगणक के ऋणात्मक के बराबर होता है। और देखिए ये एक फॉर्मूला है पीएच ज्ञात करने का, पीएच बराबर -log Hi। जब ये फॉर्मूला हमारा तब काम आएगा जब हम पीएच निकालने के क्वेश्चन सीखेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम जानते हैं पीएच पैमाना। आइए देखिए पीएच पैमाना क्या है। यदि आप यहाँ से जान लोगे तो कई चीजें तुम्हारी देखो क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, पीएच का जो मान होता है वो 0 से लेके 14 तक जाता है। कहाँ से? 0 से लेके 14 तक, यानी पीएच का मान 0 से कम नहीं होगा और 14 से ज्यादा नहीं होगा। इतनी बात समझ गए। और इस 7 को हम ले लेते हैं इसके सेंटर में। तो देखिए यहाँ से हम ये चीज बच्चों को बताई जाती है पीएच पैमाने की सहायता से कि वे विलयन या वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम का मतलब से 6, 5, 4, 2, 1 कुछ भी, तो वो सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जिनका पीएच मान 7 से क्या होता है? कम, वो क्या होते हैं? अम्ल। दूसरी बात, जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, जैसे 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, तो वो सब क्या होते हैं? हमारे क्षार होते हैं। क्या होते हैं? क्षार। की बात समझ आ गई। पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्ल होंगे, पीएच मान 7 से ज्यादा होगा तो क्षार होंगे। अब आप कहोगे सर अगर किसी का 7 हो तब, ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा, तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं उदासीन। दोबारा समझ लो, जिनका पीएच मान 7 से कम तो अम्ल, जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा तो क्षार, और यदि पीएच मान बिल्कुल 7 है, ना 7 से कम है ना 7 से ज्यादा, तो वो कहलाएंगे उदासीन। जैसे हमारा जल यानी H2O, तो ये क्या होता है? एक उदासीन होता है। और कई बार एग्जाम के बोर्ड में सवाल आता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर, कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप आंसर लिखेंगे 7 होता है। तो यहाँ तो समझ में आ गया है, ये है हमारा पीएच पैमाना। तो पीएच पैमाने में हम डिसाइड यही करते हैं कि 7 से कम है तो अम्ल, 7 से ज्यादा है तो क्षार, और यदि पूरा 7 है
तो उदासीन, जैसे हमने बताया था एग्जाम्पल लेकर आपको H2O। देखिए अब हम सीखते हैं सूचक के बारे में। आइए देखिए सूचक क्या है। तो वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार का पता लगाने में प्रयुक्त किए जाते हैं सूचक कहलाते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे, हमें समझ में नहीं आया। देखिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास दो डब्बे हैं, एक ये डब्बा है और एक ये है। इस एक में अम्ल है और एक में क्षार है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कंफर्म करना चाहूं कि भाई कौन से में अम्ल है कौन से में क्षार है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो देख के तो पता लगाएगा नहीं। आप कहोगे सर हम तो चख के देख लेंगे, अगर खट्टा निकलेगा तो अम्ल है और कड़वा निकलेगा या कसेला निकलेगा तो क्षार है। अरे भाई ये बात तो सही है, लेकिन हर पदार्थ को थोड़ी ना आप चख के देख लो, कुछ पदार्थ खतरनाक भी होते हैं। पता लगे आपने चखा, कोई दिक्कत हो गई, ठीक है। तो इसीलिए अम्ल और क्षार के बारे में पता लगाने के लिए कुछ पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सबसे पहले देखिए एक एक करके देखते हैं। जैसे हल्दी, हल्दी क्या करती है? यदि हम हल्दी को किसी अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो उसका जो कलर है वो पीला रहता है, यानी हल्दी अम्ल में कैसा रंग देती है? पीला रंग। और जबकि यदि हल्दी किसी क्षार के संपर्क में आती है तो उसका कलर लाल रंग का हो जाता है। तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि अम्ल है या क्षार है। एग्जाम्पल देखो, आपने देखा होगा, आप अपने हाथ वगैरह पे हल्दी लगा लीजिए और हल्दी पे जरा सा साबुन लगते ही तुरंत हल्दी कैसे रंग की हो जाती है? लाल रंग की हो जाती है, क्योंकि साबुन के अंदर क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो अब इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं? पता लगा लेते हैं अम्ल और क्षार के बारे में। तो हल्दी जो है अम्ल के साथ कैसा रंग देती है? पीला, और क्षार के साथ लाल। अब देखिए अगला है लिटमस पेपर। देखिए लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, नीला लिटमस और एक लाल लिटमस। अब देखिए समझाता हूं मैं आपको। यदि कोई माध्यम अम्ल है, यानी कोई पदार्थ अम्ल है, तो अम्ल में क्या होता है? नीला लिटमस पेपर लाल रंग का हो जाता है। ध्यान रखें, यदि अम्ल है और हम उसमें टेस्ट करना चाहें तो नीला लिटमस क्या हो जाता है? लाल हो जाता है अम्ल में पहुंचते ही, ठीक है। क्षार में पहुंचते ही क्या होता है? लाल लिटमस पेपर जो है वो नीला हो जाता है। ध्यान से रखने वाली बात है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अम्ल के अंदर नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और क्षार के अंदर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, ठीक है। अब है फिनोल्फथैलीन। अब देखिए फिनोल्फथैलीन क्या करता है? यदि फिनोल्फथैलीन को हम अम्ल के माध्यम में डालें, यानी अम्ल में डालें, तो उसका कोई भी रंग नहीं आता, रंगहीन होता है। वो रंगहीन कैसे? जैसे पानी का रंग होता है, यानी कोई कलर नहीं होता, कलरलेस। पानी में कोई रंग थोड़ी ना होता है, बिल्कुल पानी की तरह नजर आता है, तो उसे हम कहते हैं रंगहीन। तो समझ गए, फिनोल्फथैलीन अम्ल में कौन सा रंग देता है? रंगहीन। जबकि फिनोल्फथैलीन यदि हम क्षार के संपर्क में लाएंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा? गुलाबी रंग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाबी रंग का। तो इस तरह से हम पता लगा लेते हैं अम्ल और क्षार के बारे में। एक और है मेथिल ऑरेंज। क्या? मेथिल ऑरेंज। देखिए मेथिल ऑरेंज क्या करता है? यदि मेथिल ऑरेंज को हम अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो क्या हो जाता है? लाल। और यदि मेथिल ऑरेंज को क्षार के संपर्क में लाते हैं तो क्या हो जाता है? पीला, ठीक है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, यानी ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब हम सीखते हैं अम्ल तथा क्षार में अंतर। आइए जानते हैं कैसे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल तथा क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो किस तरीके से हमने इसको बताया है। तो सबसे पहला अंतर है कि इनका स्वाद खट्टा होता है, यानी अम्ल में हमें लिखना है इनका स्वाद खट्टा होता है। आप जानते हैं अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। जबकि क्षार में क्या लिखेंगे? इनका स्वाद कड़वा या कसेला होता है। यानी अम्ल जो है उनका स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कसेला होता है। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर देखिए, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। अभी हमने बताया था अम्ल जितने भी हैं उन सबका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। और इधर देखिए क्या लिखा है? इनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। सही बात है। क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से ज्यादा। तो दो अंतर ये हो गए हमारे। तीसरा अंतर देखिए, ये जल में घुलने पर एच आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन? अम्ल। अम्ल अगर है उसे हम जल में घोलेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? हमें हाइड्रोजन आयन मिलेगा। अब देखिए क्षार में देखें, ये जल में घुलने पर OH आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। चौथा अंतर हमारा है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं।
अम्ल की खास बात होती है कि ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल। इस बात को बिल्कुल ध्यान से आप समझ लें, बोर्ड में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है, अम्ल। जबकि क्षार में देखें, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब देखिए दोनों के दो दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अम्ल का पहला उदाहरण है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जबकि दूसरा उदाहरण है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। उसी तरह से क्षार का देखिए पहला उदाहरण NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा उदाहरण है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया अम्ल तथा क्षार में अंतर। अब देखिए आज की इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे का हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे। एक चीज मैं यहाँ से आपको और बताना चाहूंगा, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं ढंग से, तो ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि आपके समझ में 100% आएगा। यदि आप ढंग से समय निकाल के इसको देखते हैं। अब आपने ये है कि 1-2 मिनट देख ली चलते फिरते तो उतना समझ में नहीं आता है। पढ़ाई लिखाई सिस्टम से कायदे से कराई जाती है तो ज़्यादा बेहतर समझ में आती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना सब कुछ समझ में आ रहा है। और एक रिक्वेस्ट और, जितने भी कक्षा 10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप प्लीज़ इस वीडियो को उन बच्चों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, पहुंचाइए, ठीक है, जिससे कि उन बच्चों को भी थोड़ा बहुत लाभ मिल सके। उम्मीद करते हैं सब कुछ अब तक समझ में आया है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।